नमस्कार, कैसे हैं आप सब? ये जो मैं आपसे नमस्कार कर रहा हूँ, ये सभ्य समाज में बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, उसे सिखाया जाता है कि जब किसी को अभिवादन किया जाए तो उसे नमस्ते किया जाए। और इसी तरीके से अलग-अलग संस्कृतियों में लोगों को ये बताया जाता है कि करने लायक क्या है और करने लायक क्या नहीं। और क्योंकि सभ्यता और सभ्यता के हिसाब से जीना, ये इंसान को आया, इसीलिए वो पशुओं से अलग हो पाया। और इसीलिए ये बात और है कि अगर वैसे देखा जाए तो होमो सेपियंस ये इंसान की प्रजाति को कहा जाता है, और वो भी असल में एक तरीके से आप जानते हैं कि हमारे पुरखे भी जो हैं वो बंदर थे। और इस तरीके से विकास के क्रम में आगे बढ़ते सभ्यताओं को सीखते और उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए जो असल में एक पशु को इंसान बनाती है, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसीलिए अलग अलग तरीके की सभ्यताओं का हम अध्ययन करते हैं। माया सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ते हैं, हड़प्पा के बारे में जानते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि विकास के क्रम में हम आगे कैसे बढ़े। आज हम 21वीं सदी में, लेकिन जब हम दुनिया से आने वाली कुछ तस्वीरों को देखते हैं तो ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या इंसान वाकई सभ्यता की संस्कृति की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, या कई जगहों पर अवनति भी हो रही है और उल्टा भी हो रहा है। बांग्लादेश में जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। बांग्लादेश में अभी जनवरी में ही चुनाव हुए थे। जिस तरह की व्यवस्था वहाँ डेमोक्रेसी के लिए अडॉप्ट की गई थी, उसके तहत वो चुनाव हुए। ये बात और है कि धांधली के आरोप लगे और कुछ पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया, जिसमें बीएनपी भी एक थी। उनका कहना ये था कि ये चुनाव जो हैं वो चुनाव असल में है ही नहीं और पूरा मामला फिक्स है आवामी लीग के लिए, शेख हसीना की पार्टी के लिए। फिर कोटा आरक्षण का मुद्दा आया। आरक्षण को लेकर ये भी कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लगभग नहीं जैसा आरक्षण कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आरक्षण को लेकर वो जो मोमेंटम था प्रदर्शन का, वो उससे भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। और स्थितियाँ इतनी विकराल हो गई कि बहुत दिनों पहले से, मतलब जो कल्मिनेशन आपने 5 तारीख को वहाँ पर देखा है होते हुए, जिसमें शेख हसीना दोपहर के 2:30 बजे वहाँ से निकल गई और अभी वो हिंदुस्तान में, वो असल में परिणति थी बहुत दिनों से चली आ रही घटनाओं। और इस घटनाक्रम में ये भी शामिल था कि वहाँ जो रहने वाले हिंदू हैं, उन्होंने अपने घरों में चीज़ें स्टॉक करनी शुरू कर दी थी, जिसमें राशन भी था, दवाइयाँ भी थीं। उनको ये एहसास होने लगा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। और ये क्यों लगने लगा लोगों को? जब अगर ये छात्र आंदोलन था, अगर ये करप्शन के खिलाफ, एक तरीके से तानाशाही के खिलाफ लोगों का ये आंदोलन था, जिसमें वहाँ के जनसामान्य शामिल थे, तो क्या कभी वो तस्वीरें हमको देखने को मिलती जो हमने देखी हैं, जिसमें जो गण भवन है, शेख हसीना जहाँ रह रही थीं, उनका आधिकारिक निवास, उसमें करीब 2-3 हज़ार लोग दाखिल हो गए और वहाँ लूटपाट शुरू कर दी गई। वो लूटपाट ऐसी थी कि जिसको शायद पाषाण युग में भी ऐसी कोई लूटपाट नहीं होती रही होगी। इस कदर बर्बर थी कि लगा कि क्या ये छात्र हो सकते हैं, क्या ये प्रदर्शनकारी हो सकते हैं। प्रदर्शनकारी किसी भी सभ्य समाज में अपनी बातों को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं, मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उन मुद्दों के कल्मिनेशन में पहुंचने के बाद उनकी तरफ से वो हरकतें नहीं की जाती जो ये दिखाएं कि उनकी मंशा कुछ और थी। लेकिन यहाँ पर जो लोग पहुँचे, उन्होंने, आपने देखा क्या किया, और ये तस्वीरें गवाह हैं, किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं कि वो भीतर घुसे तो वो किचन में घुस गए, वहाँ जो था उन्होंने खाना शुरू कर दिया। वो बेड में चले गए और बेड में पसरे हुए दिखाई दिए, वहाँ वो विक्ट्री साइन बना रहे थे। आपने ये भी देखा कि वहाँ से कुर्सियाँ उन्होंने लूट ली, फर्नीचर लूट लिया, वहाँ फ्रिज में रखी हुई मछली लेकर वो बाहर दिखाई दिए आपको। उन्होंने वहाँ बंधी हुई बकरी को लूट लिया, वहाँ से बतख जो पली हुई थी उसको लेकर वहाँ से निकले। लूटपाट की इंतहा तो वहाँ दिखाई दी, और वहाँ से वो विकृत मानसिकता भी दिखाई दी, जहाँ उस घर में रह रहे लोग, जहाँ मुख्यतः शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना रह रही थीं, वहाँ उनके अंडरगारमेंट्स भी थे। वो उनके इनर वियर लेकर बाहर निकले लोग, और न सिर्फ बाहर निकले, उसको लहराकर घुमाकर यूं दिखाने की कोशिश की जैसे कोई उन्होंने मेडल हासिल कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर मुद्दों को लेकर, और मुद्दों में अगर बेरोजगारी थी, मुद्दों में अगर जॉबलेस ग्रोथ थी, मुद्दों में अगर आरक्षण था जो कि वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे या पोतों को दिया जा रहा था, अगर ये आरक्षण और इसके साथ ये दूसरे मुद्दे थे,
शेख हसीना वहां से इस्तीफा देकर निकल गई थी, तो ये गण भवन तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये उनका अपना देश है। दूसरा, किसी भी स्थिति में हमारे देश में तो ये सिखाया जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन यहाँ पर जो आपने देखा, क्या वो किसी भी तरीके से सभ्य समाज की तरफ इंगित करता है? कट्टरपंथ का इतना विकृत चेहरा, जिसमें महिलाओं के लिए सम्मान की इतनी भी गुंजाइश नहीं कि उनके अपने अंतःवस्त्र, और ये बहुत निजी चीज़ें होती हैं, उसको लेकर न सिर्फ लूटपाट बल्कि उनका पब्लिक में सार्वजनिक प्रदर्शन, साड़ी पहनकर अंतःवस्त्रों को हाथों में घुमाकर, ये किस तरीके की युवा शक्ति, जिसे कुछ लोग युवा शक्ति बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये तो युवा शक्ति है, ये लोकतंत्र के पैरोकार हैं। क्या ऐसे लोगों को लोकतंत्र का पैरोकार कहा जा सकता है, जो वहां पर घुसें, लूटपाट करें और महिलाओं के अंतःवस्त्र तक को अपनी मर्दानगी के सबूत के तौर पर घुमाते हुए दिखाई दें? क्या उनको किसी भी तरीके से आप सुसंस्कृत कह सकते हैं? क्या आप उनको मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने वाले लोग कह सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि वो किसी देश के ऐसे नागरिक हैं जिनको देश की और अपने जीवन की, अपनी पीढ़ियों की चिंता है? क्या उनके मन में आपको वो भाव दिखाई दे रहा है जो अपने देश में मतांतर हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्या ये इस हद तक बात जा सकती है कि आप, और उसमें जो नारे लगाए जा रहे हैं, उसमें आपेर भी कहा जा रहा है, आपेर का मतलब आपा का, और फिर उसके बाद वो शब्द भी कहा जा रहा है जिसको यहाँ पर कहना ठीक नहीं होगा। और ये नारे, मतलब एक तरफ आप अपनी बहन के तौर पर संबोधित भी कर रहे हो और फिर वो बातें भी कह रहे हो जो बहन के साथ कतई कोई भी दिमाग में तवाज़न जिसका ठीक होगा, जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी, वो ऐसा नहीं करेगा। तो ये जो विकृत चेहरा है, ये विकृत चेहरा हमने तब भी देखा था जब ज़मीन की लड़ाई और हक की लड़ाई की बात कहने और करने वाले लोग, वो जिन्होंने ऑपरेशन उनकी तरफ से ऑपरेशन अक्सा फ्लड था वो, लेकिन 7 अक्टूबर को 2023 में हमने जो देखा कि इज़राइल में एक संगीत महोत्सव चल रहा था और वहाँ वो सुपर नोवा म्यूज़िक फेस्टिवल में अचानक हमला होता है, सैकड़ों की तादाद में लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है और महिलाओं को वहाँ से बंधक बनाकर ले जाया जाता है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद उनके शरीर को गाड़ी में लाद कर अर्धनग्न स्थिति में उनको पूरी जगह पर प्रदर्शित करते लोग घूमते हैं। क्या इनकी लड़ाई को जायज़ कहा जा सकता है? क्या ये लोग किसी भी स्थिति में जायज़ उद्देश्य के लिए संघर्ष करने वाले लोग कहे जा सकते हैं? जैसा कि ये खुद के बारे में कहते हैं कि वी आर द क्रूसेडर्स। ये कई जगहों पर ये अपने आप को यहाँ तक कि धर्म की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं ये कहते भी सुनाई देंगे। क्या ये लोग किसी भी सूरत में, किसी भी धार्मिक व्याख्या के हिसाब से आपको जायज़ दिखाई देते हैं? अब वहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। वहाँ हिंदुओं को घरों से निकाल कर मारा जा रहा है। वहाँ करीब 20 नेता अभी तक जो कि आवामी लीग से ताल्लुक़ रखते थे, उनको जिंदा फूंक दिया गया। हिंदुओं के घरों को, दुकानों को, मॉल को, मंदिरों को निशाना बनाकर उसमें तोड़फोड़ की जा रही है। लोगों को उनके घरों से निकालकर, मार कर उल्टा लटका दिया गया कई जगहों पर। हिंदुओं के साथ ऐसी हैवानियत, ये, और फिर उसके बाद एक जले में नमक छिड़कने जैसा बयान भी जारी किया जाता है और ये जमात इस्लामी की तरफ से बयान जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि इस देश में रहने वाला किसी भी वर्ण, संप्रदाय, जाति से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति हो, वो इस देश का नागरिक। अब आप सोचिए कि वहाँ के ऐसी बस्तियाँ जहाँ हिंदू रहते हैं, वहाँ पर बिजली कट गई है, पानी आ नहीं रहा है, लोगों ने जो थोड़ा बहुत अपने घरों में स्टोर किया था क्योंकि उनको सामने कुछ खतरा दिखाई देने लगा था, वो भी अब घर से ख़त्म होने लगा है। घर से बाहर निकल नहीं सकते, उनकी लड़कियों को, बेटियों को अबडक्ट कर लिया गया है। पुलिस के पास जाकर अगर ये शिकायत करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनकी कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है। ऐसे में क्या ये पूरा परिदृश्य ये इंगित नहीं करता, ये अराजकतावादी ताकतों की ये कोशिश थी लोकतंत्र के फसाड में, लोकतंत्र के आवरण में? क्योंकि अगर आप ये बातें कहकर लोगों के बीच में नहीं जाएंगे कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है शुरुआत में ही आप खारिज हो जाएंगे।
लेकिन लोकतंत्र का पासवर्ड, लोकतंत्र की बातें इस्तेमाल करके ये लोग दाखिल हुए, अपने आप को एक जायज़ प्रदर्शनकारी बताने वाली ये भीड़ असल में ये अराजकतावादियों की भीड़ नहीं है, कट्टरपंथियों की भीड़ नहीं है। और क्या ऐसे लोग किसी देश का मुस्तकबिल तय करेंगे, जिनको ये भी शऊर नहीं है कि अपने यहाँ की महिलाओं के साथ कम से कम इतनी इज्जत से तो पेश आना चाहिए कि उनके चले जाने के बाद उनके खाली पड़े घर में उनके जो कपड़े हैं उसको निकालकर पब्लिक में लहरा कर उसका तमाशा ना बनाया जाए। आखिर आप ही के देश की 15 साल तक वो प्रधानमंत्री रही, उनके परिवार ने आपके देश को बनाने के लिए कुर्बानियां दी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। जमाते इस्लामी की तरह आवामी लीग इस बात को प्रैक्टिस भी करती थी कि लोग डिस्क्रिमिनेट ना किए जाएं उनके धर्म के आधार पर। हालांकि जब अधिकांश लोग वहां इस पर उतारू हों कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, तो सिर्फ सरकार के विल पावर से नहीं हो सकता। लेकिन सरकार वहां कम से कम आवामी लीग की मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। और तब ऐसे में ये कहा जाता है कि जमाते इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर, जो कि उनका स्टूडेंट विंग है, उस इस्लामी छात्र शिविर ने वहाँ की एक प्रवेश परिषद है, जहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग जगहों पर दाखिले होते हैं, वहाँ प्रवेश परिषद के ज़रिए ही उन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले होते हैं। तो ये जो इस्लामी छात्र शिविर है, जो कि स्टूडेंट विंग है जमाते इस्लामी का, उसने पहले आज से 5 साल पहले ये पूरी कोशिशें शुरू की। ये जो आपने कल्मिनेशन देखा है, अचानक नहीं हो गया, रातों रात नहीं हो गया, और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत जमाते इस्लामी है, ये बात भी अब स्पष्ट हो रही है। जमाते इस्लामी ने अपने स्टूडेंट विंग को जगह जगह पर इस प्रवेश परिषद में पहले अंदर एक तरीके से वहाँ पर स्थापित किया, और इसके बाद ये इंश्योर किया कि उनका काडर, जो कि कुछ 10-15 लोगों का काडर था कुछ सालों पहले, वो हज़ारों लाखों का काडर उस प्रवेश परिषद के ज़रिए उन्होंने बनाया। और ये काडर इस तरीके से कट्टर काडर उन्होंने बनाया कि एक आवाज़ पर ये सड़कों पर आने के लिए तैयार थे। और इसीलिए आपने ये देखा कि मुद्दे तो बहुत सारे बनाए गए, और कभी भी किसी देश में ऐसा नहीं होता कि वो देश प्रॉब्लम फ्री हो। कई प्रॉब्लम्स होती हैं, कई प्रॉब्लम्स जेन्युइन होती हैं, कई बार सरकार की विल पावर कुछ चीज़ों के लिए नहीं होती, कई बार सरकार कोशिश कर रही होती है लेकिन वहाँ तक नहीं कामयाब हो पाती। लेकिन ऐसे में जिस तरीके का बर्बर चेहरा दिखाया गया, वो ये बताता है कि असल में मुद्दों को लेकर तो ये प्रोटेस्ट थे ही नहीं। ये जिन बातों का आवरण लेकर ये भीड़ आगे बढ़ रही थी, असल में किसी के उकसावे पर बढ़ रही थी, और उन उकसाने वालों ने, प्रोवोक करने वालों ने, उन इंस्टिगेट करने वालों ने इनको इस कदर ब्रेन वॉश किया था, इनको इस तरीके से उन नैरेटिव से लैस किया था ताकि बहस में ये कह सकें। और इसीलिए तो आपने वो नारे देखे जहाँ पर रजाकार होने का मतलब ये था कि गद्दार। ये जमाते इस्लामी के बारे में भी ये कहा जाता है कि मुक्ति संग्राम जब चल रहा था, बांग्लादेश बनाने को लेकर जब जद्दोजहद चल रही थी, तो ये जमाते इस्लामी पाकिस्तान परस्त ताकत जो इसके साथ जो जमाते इस्लामी के शक्ल में थी, उसने मुक्ति संग्राम की राह में न जाने कितने रोड़े अटकाए थे। और आज भी जमाते इस्लामी बांग्लादेश के भीतर असल में पाकिस्तान के ही इशारे पर काम कर रही है। और यही जमाते इस्लामी और इसकी तरफ से इंस्टिगेट किए गए लोग, कट्टर बनाए गए लोग, यही वो लोग थे जिनको ये भी सभ्यता से इतना भी सरोकार नहीं है कि वो वहाँ जाकर कम से कम महिलाओं के कपड़ों को लेकर उसको सार्वजनिक रूप से लहराते हुए अपनी ताकत का कथित मुजाहिरा ना करें। तो अब सवाल यही है कि जो बात, जिस तरह का अंदेशा सजीब वाजेद जॉय, जो कि शेख हसीना के बेटे हैं, उन्होंने जाहिर किया, क्या वो सच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? सजीब ने टाइम्स नाउ नव भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात स्पष्ट कही थी कि बांग्लादेश अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश उस तरफ बढ़ रहा है जहां अब इसका हाल अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसा या उससे भी बदतर हो जाएगा। जिस तरह की ताकतें गण भवन के भीतर दाखिल हुई, अगर इन्हीं के नुमाइंदे, इसी तरीके के कट्टरपंथी, इसी तरीके के सोच वाले लोग एंटरिम गवर्नमेंट में आने वाले हैं, तो वो बांग्लादेश का क्या हाल करेंगे, ये अंदाज़ा लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। और अगर ऐसा है तो आप ये भी सोचिए कि वो बांग्लादेश जिसके बारे में ये कहा जाने लगा था कि भारत जैसी आर्थिक ताकत को भी बांग्लादेश कई इकोनॉमिक इंडाइसिस के मामले में, मतलब कई ऐसे सूचकांक हैं जिन मामलों में वो बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ रहा था, उस तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, वो जिसका डंका दुनिया मानने लगी थी। और इसीलिए
चीन भी कोशिश कर रहा था कि उसको अपनी तरफ ले ले और अमेरिका भी कोशिश कर रहा था कि अपनी तरफ ले ले। इसलिए भी कोशिशें ये हो रही थी कि ऑफशोर जो तेल के एक तरीके से खजाने बांग्लादेश ने खोजे हैं, वो भी दुनिया के लिए बड़े आवश्यक हैं। तो इस तरीके से न सिर्फ टेक्सटाइल के बूते अपनी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में उसने कदम बढ़ाए थे, बल्कि दूसरे और भी जरिए हो रहे थे जिनके जरिए बांग्लादेश अपने आप को सशक्त और मजबूत बना रहा था। और जब तक आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, तब तक आपके मजबूत होने और आपके सुसंस्कृत होने की कल्पना नहीं की जा सकती। जब आप बिखरी हुई ताकत होते हैं, जब आप अराजकतावादियों के हवाले होते हैं। अब एक बात और देखिए कि जो लोग अराजकता में पनपते हैं, उनको जाहिर है व्यवस्था नहीं चाहिए, उनको ऑर्डर नहीं चाहिए, उनको अव्यवस्था ही चाहिए, क्योंकि वही उनका ब्रेड बटर है। तो अगर ऐसे अराजकतावादियों के हाथों में देश की ताकत चली जाएगी तो उस देश का क्या होगा, उस देश से जिसकी सीमाएं लगी हुई हैं उसका क्या होगा, इन दोनों ही देशों में या आसपास के देशों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनका क्या होगा। और ये अव्यवस्था के रिपल्स, इसकी जो लहरें हैं, वो जाहिर है जहाँ से शुरू होती हैं बड़े इलाके को अपनी चपेट में लेती हैं। तो वो जो कपड़े लहराए गए, वो जो महिलाओं के अंतः वस्त्र लहराए गए, असल में सिर्फ वो एक फ्रेम नहीं था जिसको हमने देखा, वो सिर्फ एक छोटा सा घटनाक्रम नहीं था जो इतिहास में किसी एक वक्फे में हुआ और उसके बाद बीत गया। वो असल में बांग्लादेश के संदर्भ में, बांग्लादेश स्टेक होल्डर और बांग्लादेश के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके संदर्भ में ये एक बड़ी मुनादी करता है। कौन कौन इसको समझ पा रहा है, बस बात इतनी सी ही। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।